लोगों ने 11 साल तक मुझे लूटने का काम किया। मैं ईमानदारी और वफादारी का सबूत पेश किया, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। अख्तुल ईमान साहब, मैं तो मजलूम था, आपके पार्टी का सच्चा सिपाही था, मेरा इंसाफ कहाँ है? क्या इंसाफ किया आपने मेरे साथ? 11 साल से आपके पार्टी का झंडा को उठाया, 3 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया 11 साल में आपकी पार्टी के लिए। आप कह रहे थे कि 40 के बदले 4 के बदले 40 लाऊंगा। जब आप 100 लड़ेंगे तब ना 40 लाएंगे। आप 35 लड़ रहे हैं। उस 35 में भी मुझे लगता है 6-7 जगह तौसीफ साहब से मेरी बात हुई। तौसीफ साहब मेरे घर पर आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ रहो, मैं आपका टिकट फाइनल करवाऊंगा। आप लोग जी अल्लाह रसूल, मैं जब भी कहता था ये लोग कहते थे अल्लाह पे भरोसा रखिए, दुआ कीजिए, दुआ से कहीं टिकट मिलता है। और उस वक्त जब आपको बिहार में कहीं लोग पूछ नहीं रहे थे, राशिद अनवर ने आपको 500 मोटरसाइकिल से रिसीव करके 100 किलो माला पहनाने का काम किया था और मैं उनका साथ देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप चुपचाप सांप की तरफ बैठकर सुनते रहे और सूंघते रहे। अगर अवैसी साहब का फैसला होता तो जनाब तौसीफ साहब का भी मामला चलता। 25 तारीख को सीमांचल न्याय यात्रा के नाम से आपने सारे लोगों को परेशान करने का काम किया। आपने सारे लोगों को सड़कों पर दौड़ाने का काम किया, जो 5 दिन 20-20 गाड़ी, 25-25 गाड़ी, 30-30 गाड़ी से। देखिए, ये मेरे जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे साथ पिछले 11 सालों से जुड़े हुए हैं। जब मैं ओवैसी साहब की पार्टी को यहाँ पर लेकर आया था, उस वक्त से ये तमाम लोग हमसे जुड़ते गए और जिस वक्त ओवैसी साहब की पार्टी को लोग यहाँ देखना पसंद नहीं करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिल्लत उठाई, हमने जिल्लत उठाई और हम जिल्लत उठाते रहे, लेकिन मेहनत करते रहे, मेहनत में कभी पीछे नहीं हटे। हमने ज़मीनी मेहनत करके आज उस मुकाम को बनाया है कि जब आज ये दरख्त फलदार हो गई तो हमारे बड़े लोग इस दरख्त को ही काटने के फिराक में लग गए और काट भी दिए। मैं पूछता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब से, मैं पूछता हूँ जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब से, और मैं किसी तीसरे का नाम तो नहीं लूँगा, क्योंकि मास्टर प्लानर यही दोनों हैं। ये लोग जो कहते हैं कि ओवैसी साहब का, बैरिस्टर साहब का फैसला है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है। एक बिहार सदर खुद ये फैसला करता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। अगर ओवैसी साहब का फैसला होता तो जनाब तौसीफ साहब का भी मामला चलता है ना, लेकिन इन लोगों ने माजिदुल हसन साहब जो मेयर हैदराबाद, उसके नमपल्ली के एमएलए हैं, उनको सिर्फ विधानसभा प्रभारी बनाकर छोड़ दिया गया। और पूरे बिहार में इन्होंने कहा कि मैं 100 सीट से ज़्यादा से लड़ूंगा। पूरे बिहार के लोग पागलों की तरह मेहनत करने लगे, तैयारी करने लगे, लेकिन नतीजा क्या आता है? 35 सीट पर आके रुक गए। आप कह रहे थे कि 40 के बदले 4 के बदले 40 लाऊंगा। जब आप 100 लड़ेंगे तब ना 40 लाएंगे। आप 35 लड़ रहे हैं। उस 35 में भी मुझे लगता है 6-7 जगह आपने नहीं लड़ा, 6-7 जगह आपने कैंडिडेट ही नहीं दिया है। अब ये गठबंधन आपने बनाया आज़ाद समाज पार्टी से। भाई, आज़ाद समाज पार्टी से आपने गठबंधन बनाया, अच्छी बात है, तो आपको पूरे बिहार में लड़ना चाहिए था, है ना। अब आप पहले बोलते हैं कुछ, बाद में करते हैं कुछ। खैर, उन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मकसद ये है कि मैं आपके तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनाब अख्तरुल ईमान साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या था, कब हमने पार्टी का साथ नहीं दिया। 2016 से जब बिहार में पार्टी आई थी, 2015 में, 2016 में राशिद अनवर ने आपके दामन को थामा था। और उस वक्त जब आपको बिहार में कहीं लोग पूछ नहीं रहे थे, राशिद अनवर ने आपको 500 मोटरसाइकिल से रिसीव करके 100 किलो माला पहनाने का काम किया था। उस वक्त लोग हम पर हंस रहे थे। जो राहगीर जो थे, जो रास्ता चलते लोग थे, वो मेरी मजाक बना रहे थे मेरी बातों को, उस हरकतों को, कि ये क्या कर रहा है, ये लड़का पागल हो गया है। लेकिन मुझे एतमाद था कि अवैसी साहब की पार्टी बिहार में मजबूती से काम करेगी और अख्तरुल ईमान साहब के क़यादत में काम होगा। तो मुझे लगा कि अख्तरुल ईमान साहब बहुत साफ़ और शफाफ इंसान हैं। लेकिन आज 11 साल उस पार्टी ने मुझे पहली दफ़ा 2020 में कैंडिडेट बनाया। पहली दफ़ा जब मुझे कैंडिडेट बनाया तो नतीजा यही हुआ, यहाँ से कोई दावेदार और कोई उम्मीदवार भी नहीं था, मैं सिंगल था और मैं पार्टी का यहाँ पे पहला मेंबर, फाउंडर मेंबर हूँ और मैं उस वक्त जिला अध्यक्ष था। लेकिन पार्टी ने मुझे आखिरी नॉमिनेशन के सुबह बागडोगरा एयरपोर्ट पर मुझे टिकट देने का काम किया। मैं आकर नॉमिनेशन फॉर्म भरा। अब मैं ये कहता हूँ
कि एक तरफ आबिदुर रहमान साहब जो प्रेजेंट एमएलए भी थे और कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनके वालिद साहब ये मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी तरफ शगुफ्ता अजीम साहिबा जो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की कैंडिडेट थी, वो 20 साल से जिला परिषद अध्यक्षा रही हैं और उनके ससुर जी भी मंत्री रहे हैं। वहीं पर तीसरी तरफ राशिद अनवर एमआईएम से था। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं मजबूती से चुनाव लड़ा। एक भी स्टार कैंपेनर अररिया झांकने के लिए नहीं आया। मैं चुनाव लड़ा और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हम और हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ा, जबकि उस वक्त हमें बीजेपी का बी टीम कहकर बुलाया जाता था, लोग हमें डंडे से भगाया करते थे। लेकिन उस माहौल में भी हमने 14 उम्मीदवारों में से तीसरा नंबर लाने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी जीत थी। लेकिन इलेक्शन हारने के बाद मैं उस तरीके से काम कर रहा हूं जैसे कि आने वाले महीने में इलेक्शन है। मैं पूछता हूं कि आपको 6 महीना पहले मुझे ये कहना चाहिए था कि राशिद साहब, मेरी पार्टी चाहती है कि अररिया में कोई दूसरा उम्मीदवार हो, मैं आपका समर्थन करता और आप मुझे ये कहते कि आप एक मजबूत उम्मीदवार मुझे खोज कर दीजिए। मैं 6 महीने पहले पार्टी को ज्वाइन करवाता और मैं उनका साथ देता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप चुपचाप सांप की तरफ बैठकर सुनते रहे और सूंघते रहे। आखिर वक्त में अभी 25 तारीख को सीमांचल न्याय यात्रा के नाम से आपने सारे लोगों को परेशान करने का काम किया। आपने सारे लोगों को सड़कों पर दौड़ाने का काम किया। जो 5 दिन 20-20 गाड़ी, 25-25 गाड़ी, 30-30 गाड़ी से अवैसी साहब की काफिलों के पीछे रहे। उस वक्त भी आपने मुझे नहीं कहा। कहाँ थे ये कैंडिडेट जो आज आ गए अचानक से दूसरी पार्टियों से? उस वक्त भी तो आपको मुझे कहना चाहिए था। अवैसी साहब के प्रोग्राम में मेरा 10 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ। क्यों हुआ? किस लिए हुआ? क्या आपने मुझे पैसा दिया? क्या आप मुझे पैसा देते हैं? आपकी पार्टी मुझे झंडा देती है? 11 साल से एक पैसा नहीं जानता हूं मैं आपका। मैं आपको कहता हूं कि आप देखिए, 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े। मैं राशिद अनवर रोता हुआ किशनगंज से जब इलेक्शन हार जाते थे, रोता हुआ मैं अररिया आता था। मैं उस तरीके से काम करता था, कभी कहीं भेज दिया जाता था, कभी कहीं भेज दिया जाता। 15-15 दिन, 20-20 दिन पागलों की तरह करता था काम कि मेरा सदर जीत जाए तो मेरे हौसले को और मजबूती होगी, मेरा पार्टी मजबूत होगा। लेकिन मेरे सदर ने आज मुझे ऐसा धोखा दिया, ऐसा गुमराह किया है जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। आप पिछले 15 दिन तक पहले मुझे दौड़ाए और मैं तन्हा दावेदार था भाई। मेरे अलावा कोई उम्मीदवार नहीं था अररिया से। हम अररिया सीट जीतने वाले थे। हम कोई हराम की कमाई करने वाले लोग नहीं हैं। बहुत मेहनत और मशक्क़त से कमाते हैं। 2 वक्त की रोजी रोटी कमा कर अपने बीवी बच्चों को भी पालते हैं और लोगों के ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। पूरे अररिया में कोई कह नहीं सकता कि राशिद अनवर ने किसी का बुराई किया है, किसी से लूटा है, किसी का छीना है या कोई गलत काम किया है। लेकिन आपने सर मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी की। आपने आखिर वक्त में मेरी टिकट को बेच दिया और ऐसे लोगों के हाथ भेज दिया जो कांग्रेस के लोग थे, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, जिन्होंने आपकी मुखालफत की थी लोकसभा इलेक्शन में। और एक वफादार, आज इस वफादारी का सिला मुझे ये मिला। अरे 24 जुलाई को तौसीफ साहब से मेरी बात हुई। तौसीफ साहब मेरे घर पर आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ रहो, मैं आपका टिकट फाइनल करवाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ समझ में आने लगा कि गुटबाजी वाली बात है। उस वक्त भी मैंने तौसीफ साहब को इनकार करके आपका साथ देने का काम किया। मुझे टिकट की चिंता नहीं थी। मुझे ये लगता था मैं अपने सदर के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन आप मेरे लिए कितना वफादार निकले। अब आप ये बताइए, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब, आप लोग ये अल्लाह रसूल, मैं जब भी कहता था ये लोग कहते थे अल्लाह पे भरोसा रखिए, दुआ कीजिए। दुआ से कहीं टिकट मिलता है? कि टिकट किससे मिलता है मुझे ये बताइए। अगर आज इस हकदार को नहीं मिला और कांग्रेस के एक पैराशूट को दे दिया गया तो क्या वो दुआ के बदौलत मिला उनको टिकट? मैं पूछता हूं जनता से, अपने लोगों से, क्या दुआ के बदौलत उनको टिकट मिला? अरे राशिद अनवर तो अपने लिए दुआएं कर रहा था, हमारे लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे थे। आज हजारों माँ बहन हमारे लिए रो रही हैं। मेरे पास फोन आता है रोने का। रात को एक बहन हमारी रोते रोते आई है बहुत दूर से। बाप मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। इन लोगों ने 11 साल तक मुझे लूटने का काम किया है। मैं ईमानदारी और वफादारी का सबूत पेश किया, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अल्लाह, आप कहते हैं कि मैं मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई सीमांचल में लड़ना चाहता हूँ। अरे अख्तरुल ईमान साहब, मैं तो मजलूम था, आपके पार्टी का सच्चा सिपाही था। मेरा इंसाफ कहाँ है? क्या इंसाफ किया आपने मेरे साथ? ये खुदा सब देखता है, मैं उस पर ही छोड़ दिया हूँ।
जो फैसला करेगा वो वही रब करेगा मेरा इंशाअल्लाह ताला। आपके ये कारनामे, आपने जो मेरे साथ किया है, आज मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, ऐसे लोगों का जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो मेरे मुखालिफ भी थे कभी, उन्होंने भी मेरे लिए रोया है, वो भी मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, वो भी फिक्रमंद हैं। आप तमाम लोगों के, मैं आज जो यहाँ पे मेरे लोग आए हुए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनको क्या बोलूँ। मेरे अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं, मेरी तवानाई ख़त्म हो चुकी है। मैंने अपने हौसले को हार दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, लेकिन ये अचानक से मेरे साथ हो गया। तो मैं अब अपने लोगों से राय मशवरा करूँगा। मेरे लोग मुझे जो कहेंगे, मैं अपने लोगों की बात को अमल पे लाऊंगा। क्या पार्टी में अभी आप बने हुए हैं या पार्टी इस्तीफा देंगे? अभी तक हमने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक हमने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन आप देखिए कि अब आखिर वक्त है नॉमिनेशन का। अब मैं अगर मेरे लोग अगर कहेंगे कि चुनाव लड़ना है, तो मुझे तो इस्तीफा देना होगा ना। बात सामने ये आ रही है कि एक आदमी, सिंगल आदमी, तन्हा आदमी 11 साल से आपके पार्टी का झंडा को उठाया, 3 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया 11 साल में आपकी पार्टी के लिए। आपने अलग अलग मुख्तलिफ राज्यों में मुझे भेजा। क्या आपने कभी मुझे एयर टिकट दिया था? क्या आपने मुझे बस का किराया दिया था? क्या आपने मुझे होटल में रहने के लिए खाना दिया था? क्या दिया था आपने? अरे हमारा अपना पैसा था, अपना जान था, अपना माल था। हमने कुर्बानी करके, मेहनत करके ये सब कमाया, और आज अररिया जब मजबूत हो चुकी थी, आज हम एमएलए बनने लायक हो गए थे, आपकी पार्टी को जिताने लायक हो गए थे, तब आपने हमारा टिकट किसी और के हवाले कर दिया। मेरे पास बहुत सारी पार्टियों का ऑफ़र है, लेकिन मेरे जो लोग हैं वो मुझे चुनाव लड़ने बोलेंगे तो मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ने बोलेंगे तो नहीं लड़ूंगा। किसी पार्टी से बोलेंगे तो पार्टी से लड़ूंगा, निर्दलीय बोलेंगे तो निर्दलीय लड़ूंगा। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी कोई भूमिका इसमें नहीं है। मेरे कार्यकर्ता से मैं हूँ, मुझसे कार्यकर्ता नहीं है। मेरे लोग मुझे जो मशवरा देंगे, मैं उनके मशवरे पर पूरा अमल करने की कोशिश करूँगा। ये आपके टिकट कटने के बाद उधर एमआईएम की तरफ से कोई शीर्ष नेतृत्व से कोई बातचीत? कोई बात नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया सर। 3 दिन से उन्होंने रिप्लाई करना, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।